Yes, sir. Okay then, let's start with the another property which is oxidation state. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चे आपने एक चीज याद रखनी है कि एस ब्लॉक के केस में क्या था, मेटल्स आइदर शोज +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, उनके केस में ज्यादा झंझट नहीं होता। लेकिन आपकी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के केस में ना काफी वेराइटी आ जाती है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं शो करते हैं, यानी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अप्रोक्सीमेटली +2 से लेकर +8 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है मैक्सिमम, है ना। सो व्हाई दिस इज सो, इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पॉसिबल है। अब बच्चे बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जैसे मान लो हम सबसे फर्स्ट जो सीरीज है उसकी बात कर रहे हैं, 4s में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 3d में कितने होते हैं, 1 to 10 तक चलते ही हैं, वेरी करता है। तो होता क्या है कि 4s वाले तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ही हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टेट कौन सी आ जाती है, +2, राइट। और क्योंकि 3d और 4s इन दोनों में जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो काफी कम है। तो कम एनर्जी गैप होने की वजह से 3d इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर जाएंगे और एज ए रिजल्ट आपके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब जैसे हम बात कर लेते हैं, सपोज हम मैंगनीज की बात कर लेते हैं। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 एंड 3d5। ओके, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4s तो है ही, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो इसका मतलब +2 +3 से लेकर अप टू सो ऑन +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी कर जाएंगी। ठीक है बेटा, अब बात जरा ध्यान से सुनना, इसमें +2 से लेके +7 तक जा रही हैं, मैक्सिमम +8 तक भी जाती हैं यहाँ पे, है ना। तो इनकी जो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, तो बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका कौन सा है, जो +2 है। वाई, क्योंकि सबके पास 4s तो है ही और सबके पास उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं डेफिनेटली। तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा के +2 स्टेट जो है वो शो कर सकते हैं, राइट। लेकिन +2 इनकी मोस्ट कॉमन है, उसके अलावा +2 से लेके हायर मैक्सिमम +8 तक ही शो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किसके कितने डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंगनीज तो +2 स्टेट में भी कंपाउंड बना रहा है, +7 स्टेट में भी बना रहा है, तो इज इट पॉसिबल कि लाइक +7 स्टेट शो करना। +7 का तो मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए एंड इट इज नॉट इजी टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ये +7 कैसे शो कर रहा है, +7 हो सकता है जी। एनी ऑफ यू कैन आंसर। चलो, तो बच्चे फिर ये ध्यान में रखना कि हमेशा कोई +2 +3 तक तो चलो ठीक है ना, +7 तक शो नहीं कर सकता। इसका मतलब जो हायर स्टेट्स वाले कंपाउंड होंगे वो कौन से होंगे आपके पास, वो मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर होंगे। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में इनकी काफी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वहां पे एक्चुअल नहीं होती हैं, हम जस्ट उनको चार्जेस प्रोवाइड करते हैं। और +2 +3 वाली जो इनकी स्टेट्स होंगी उसमें मोस्टली ये कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि +7 तक की स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स बनाना इट इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में हायर स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्वेश्चन करा जाता है कि इतनी ज्यादा वेराइटी क्यों आती है, तो वो एनर्जी गैप वाला रीजन आपने वहां पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो आपसे क्वेश्चन करा जाता है दैट इज रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं अलग ही पेज ले रही हूँ, दैट इज रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। सो विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, विच इज नॉट स्टेबल, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेबिलिटी बेटा डिसाइड करने के लिए ना आपके पास बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स होते हैं। तो उनमें से मैं क्या कर रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर्स बता रही हूँ जिसके बेसिस पे आपने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, एक तो बच्चे स्टेबिलिटी आप बेसिस किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हो, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। एम आई राइट, आप हमेशा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हो, अच्छा इसकी हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है,
मतलब स्टेबल है या फिर नहीं स्टेबल है। एक तो रीजन हो गया कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा रीजन हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करते हो, ठीक है, और जिसकी हायर है इसका मतलब वो अपनी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो इन बेसिस पे आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। एंड प्लस द थर्ड रीजन इज द मेन रीजन विच इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे जो है आप स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। अब आपके पास तीनों के बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड्स में। तो मैं वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हर एक का ना एक एक आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपके लिए जो है वो इजी हो जाए। क्लियर? अब सबसे पहले बच्चे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बता रही हूँ। सपोज आपको बोल दें एग्जाम में कि आयरन 2 पॉजिटिव is less stable than manganese 2 positive, but iron 3 positive is more stable than manganese 3 positive. Why this is so? तो आप आंसर कर सकते हो। यस, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 3d6। इस केस में आएगा 3d6 और मैंगनीज का कौन सा आएगा? 3d5। तो डेफिनेटली 3d5 इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज मच मोर स्टेबल, राइट? सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली अगर आप इनको चेक करते हो तो Fe3 की 3d5 है और मैंगनीज 3 की 3d4 है। सॉरी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कुछ में ही आपको पता है जो है एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव, सॉरी, मैंगनीज पॉजिटिव acts as strong oxidizing agent। कोई रीजन बता सकते हैं बच्चे? मैंगनीज 3 पॉजिटिव acts as a strong oxidizing agent। नो वन नोज। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो किसी की ऑक्सीडेशन करवाए, है ना, और खुद क्या करता है? रिड्यूस, खुद की रिडक्शन। मैंगनीज को पता है कि अगर वो रिडक्शन करवाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसने मैंगनीज 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना है, विच इज मच मोर स्टेबल देन मैंगनीज 3 पॉजिटिव। तो डेफिनेटली क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं किसी नेक्स्ट स्टेट में चेंज हो रहा हूं विच इज मोर स्टेबल देन माई दिस पर्टिकुलर स्टेट, तो वो डेफिनेटली उसमें चेंज होने की फुल ट्राई करेगा, है ना, और उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट कर जाएगा। अब जैसे आयरन की बात करें तो आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसको पता है इधर मैं स्टेबल नहीं हूँ, इधर मैं स्टेबल हूँ काफी ज्यादा, है ना। तो अगर वो 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जाता है मतलब वो खुद ऑक्सीडेशन करने में इंटरेस्टेड है और किसी की क्या करवाएगा? रिडक्शन। सो दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर? सो ऐसे करके बेटा आपको क्वेश्चन डाला जा सकता है दैट दिस इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वन इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। अब रही बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इसके बेसिस पे आपको बहुत कम क्वेश्चन दिया जाता है और हार्डली एक ही क्वेश्चन जो है वो बनता है कि निकल 2 पॉजिटिव के कंपाउंड्स प्लेटिनम 2 पॉजिटिव से कहीं ज्यादा स्टेबल है, लेकिन निकल 4 पॉजिटिव जो है वो प्लेटिनम 4 से लेस स्टेबल है। 2 पॉजिटिव में निकल स्टेबल है और 4 पॉजिटिव में प्लेटिनम स्टेबल है। नाउ व्हाई दिस इज सो? तो रीजन ये है बेटा कि जब हम निकल के 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो उनके लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, वो काफी कम होती है इन केस ऑफ निकल। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो दैट मीन्स निकल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देगा? लूज, इजीली लूज करेगा। तो इसका मतलब निकल निकल 2 पॉजिटिव में बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन प्लेटिनम की दोनों आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हायर होने की वजह से वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट इजीली नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज लेस स्टेबल। समझ रहे हो? निकल जो है वो निकल 2 पॉजिटिव में बड़ा इजीली कन्वर्ट हो सकता है, सो डेफिनेटली वो स्टेबल स्टेट है।
ठीक है? लेकिन जब तक बात आती है 4 पॉज़िटिव की, तो उसमें आपके पास 4 आयोनाइज़ेशन एंथैल्पीज़ आ जाती हैं। तो निक्कल वगैरह के केस में 3rd और 4 आयोनाइज़ेशन एंथैल्पीज़ इतनी हायर हैं कि निक्कल प्रेफ़र नहीं करता 4 पॉज़िटिव स्टेट में जाना, ठीक है? और प्लैटिनम चला जाता है। So depending upon the sum of the ionization enthalpies, you can easily predict which one will form a stable oxidation state. Is it clear? ठीक है, तो 2 फैक्टर्स आपको होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड जो मेजर फैक्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चलो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रखी है तो आपने अच्छे से ई नॉट कर रखे हैं कि हर एक मेटल का अपना एक रिडक्शन पोटेंशियल है ना, हमारे पास वैल्यू है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने करवाया था। ठीक है? तो पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे होता है। तो बेसिकली मान लो आपने आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट करना है, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता है आयरन जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक बड़ा-सा उसका सॉलिड क्रिस्टल होगा। हमें सबसे पहले वो एटॉमिक फॉर्म में चाहिए, है ना? गैसियस स्टेट में चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं मेटल जो कि हमारी सॉलिड फॉर्म में है, पहले हम उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, इंडिविजुअली एटम्स उसके बना देते हैं और इसके लिए हमारी जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइज़ेशन। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हो गया। अब एक बार आपकी मेटल गैसियस स्टेट में चली गई, आप क्या करोगे? आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो मान लो जो मेटल थी उसने 2 पॉज़िटिव या 3 पॉज़िटिव जितना भी शो करना था, मान लो n पॉज़िटिव शो कर दिया और n इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिए। अब किसी मेटल एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ नोन एज़ आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी। क्लियर? अब उसके बाद में जब आपकी मेटल आयनिक फॉर्म में आ जाती है, फिर वो क्या हो जाती है? हाइड्रेट हो जाती है। हाइड्रेशन कर लेती है ना, उसके अराउंड बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है? सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ हाइड्रेशन और इसके लिए जो एंथैल्पी यूज़ होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर? तो ये ओवरऑल तीनों प्रोसेस को चेक करके फिर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करा जाता है। अब देखो, जो आपकी आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी है ना, ये हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है यानी कि ये पॉज़िटिव है। आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं मीन्स ये भी क्या है? पॉज़िटिव है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी क्या है? ये रिलीज़ होती है। ये हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। इट इज़ रिलीज़्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव। तो ओवरऑल तीनों का सम करके अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब मेटल अपनी स्टेट में ईज़िली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर मान लो सम ओवरऑल करके पॉज़िटिव आ गया, इसका मतलब मेटल को अगर अपनी ये स्टेट में जाना है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो प्रेफ़र करेगा कि मैं ना ही बनाऊँ, यानी कि उसकी अनस्टेबल स्टेट बनेगी, ठीक है? तो तीनों चीज़ों को काउंट करके हमारे पास एक टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम हमेशा रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं। मेटल की कोई भी स्टेट मेटल में जब कन्वर्ट हो रही है तो पर्टिकुलरली हम डिसाइड करते हैं वेदर द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन देती हूँ एंड यू हैव टू डिसाइड। ठीक है? कॉपर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? 4s1 एंड 3d10। क्लियर? अब आपको पता है जब कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 3d10। और अगर कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 पॉज़िटिव स्टेट बनाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 3d9। अब आपको क्या लगता है व्हिच स्टेट इज़ मोर स्टेबल, कॉपर 1 और कॉपर 2? Yes dear. Which state will be more stable? Are you people listening? कॉपर 1 पॉजिटिव। अब आपने सिंपली आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे डिसाइड कर दिया। आप कहोगे मैम इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है व्हिच इज़ फुली फिल्ड सो इट शुड बी मोर स्टेबल देन कॉपर 2 पॉजिटिव, राइट? लेकिन जब हम बच्चे आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करते हैं या फिर हम वो चेक करते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कुछ फैक्टर्स पे फोकस कर रहे होते हैं, कुछ 1-2 फैक्टर्स पे। हालाँकि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारे फैक्टर्स को काउंट करके चलता है।
ठीक है। अब देखो, आप देखोगे कि कॉपर 1 ज़्यादा स्टेबल आ रही है कॉपर 2 से, लेकिन कॉपर मोस्टली आप कंपाउंड कौन-सी स्टेट में बनाता है? कॉपर 2 पॉज़िटिव में। आपने बड़े सारे 10th क्लास में भी कंपाउंड पढ़े होंगे, कॉपर सल्फेट हो गया, है ना? कॉपर नाइट्रेट हो गया, राइट? कॉपर सल्फाइड हो गया, तो ये तो सारे 2 पॉज़िटिव में बना रहा है। तो क्यों ये 2 पॉज़िटिव स्टेट में इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है? बनाने तो इसको +1 में चाहिए, ठीक है? तो हम इसको डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं आपको पोटेंशियल की वैल्यू बता रही हूँ। ये रही कॉपर 1 की वैल्यू और ये रही आपकी कॉपर 2 की वैल्यू। अब ज़रा वैल्यूज़ को ध्यान से देखना आप। हाँ जी, चेक करो डाटा। कॉपर 1 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.52 और 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34। पोटेंशियल के बेसिस पे आप एस्टिमेट कैसे लगा सकते हो? ये देखो, कॉपर 1 पॉजिटिव को अगर कॉपर में रिड्यूस होना है तो उसको 0.52 वोल्ट पोटेंशियल है, यानी कि काफी ज्यादा है। यानी कि कॉपर 1 पॉजिटिव की कॉपर में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो काफी हायर है। बड़ा इजीली कॉपर 1 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉपर 2 पॉजिटिव का पोटेंशियल देखें तो वो कॉपर 1 पॉजिटिव के कंपैरेटिवली काफी कम है। इसका मतलब अगर कॉपर 2 पॉजिटिव ने कॉपर में कन्वर्ट होना होगा ना, तो उसकी टेंडेंसी काफी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? अब इन दोनों में से मेरे को ये बताओ कि कॉपर 1 पॉजिटिव फटाफट से कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है और कॉपर 2 पॉजिटिव इतना इजीली कॉपर में नहीं जाना चाहता, तो कौन स्टेबल होगा फिर? विच वन बी विल बी मोर स्टेबल? यस बेटा, कॉपर 1 पॉजिटिव, सॉरी, स्टेबल इज कॉपर 2 पॉजिटिव, अनस्टेबल विल बी कॉपर 1। ठीक है बेटा, कॉपर 1 अनस्टेबल है, इसीलिए तो वो अब देखो बच्चे, कॉपर 1 अनस्टेबल है, तभी तो वो फटाफट से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और तभी उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा आ रहा है। यानी जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है मतलब वो अनस्टेबल है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम आ रहा है मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, मतलब भी कि वो काफी क्या है? स्टेबल है। अब आपको जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे देना, आपको बोल देंगे ये 3-4 कुछ मेटल आयंस हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो आप इन बेसिस पे इजीली डिसाइड कर सकते हो। अब सपोज मैं आपसे क्वेश्चन एक और कर रही हूँ, कॉपर 1 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, दोनों में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बिहेव करेगा? बताओ जल्दी। ये मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें करवा रही हूँ ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करे हैं, आप उनको समझ सको इजीली। ठीक है, कॉपर 1 और कॉपर 2 में से कौन बेटर रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? बताओ, दोनों में से रिडक्शन किसकी इजीली हो जाएगी, कॉपर 1 और कॉपर 2 में से? कॉपर 1 ना, कॉपर 1 की रिडक्शन जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और अगर बेटा उसकी रिडक्शन जल्दी हो गई तो इसका मतलब वो किसी की ऑक्सीडेशन बहुत इजीली करवा सकता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो एक्ट कर सकता है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कॉपर 2। क्लियर डियर? समझ गए सारी चीजें? ठीक है, तो जब भी आप कॉपर 1 का कोई कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में रखते हो ना, आप देखते हो वो फटाफट से कॉपर 2 में और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल है। ठीक है, और रीजन इसके पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं, ये है क्या? कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कॉपर 1 स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों बोल रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? उसके पीछे रीजन है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। आपको पता है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी चार्ज पे डिपेंड करती है, और कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी
कॉपर 1 पॉजिटिव के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आ जाती है, जो आपका सेकंड फैक्टर था ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला, उसको कवर कर जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपर 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा आ रही है कि जो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए थी ना ज्यादा, वो उसको कवर कर ली है। तो इसका मतलब ओवरऑल तीन सारे फैक्टर्स को काउंट करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटर किसके फेवर में आ गया? कॉपर 2 पॉजिटिव के फेवर में। एम आई क्लियर? इट मीन्स वो तो डेफिनेटली बेटा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसका साइज जो है वो रिड्यूस करेगा ही लिटिल बिट, डेफिनेटली करेगा, है ना? और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा आ जाएगी। प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज और नहीं कर सकता, और अगर हम जबरदस्ती करवाते हैं तो कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी हाई हो जाती है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा थी कि वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कवर कर गई। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप कैसे किसी भी आयन की जो है स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। अब होप आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिले कि आप उसमें डिसाइड ना कर पाओ, ठीक है? अब इन्हीं चीजों को वहां पे अप्लाई करना, आप इजीली डिसाइड कर पाओगे विच वन इज मोर स्टेबल। अब रही बात बच्चे, एक और प्रॉपर्टी रहती है विच इज द लास्ट प्रॉपर्टी एंड इट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है? डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं इनको एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, राइट? तो इनको जो एज ए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वाई दिस इज सो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एज ए कैटलिस्ट बच्चे इनके शो करने के रीजन बड़े सारे हैं। एक रीजन तो है कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना, उसको बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। तो जब आपका कैटलिस्ट किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो खुद भी उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी, तो वो कैपेबल भी तो होना चाहिए अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एक्वायर करने में। क्लियर? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा इनका जो सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करते हैं टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो मैटर करता है। एंड थर्ड, थर्ड बेटा आपको मैटर करता है इनकी जो डी ट्रांजिशंस है ना, ठीक है? आपको पता है ये जो मेटल्स होती हैं ये डी ट्रांजिशन करती हैं। डी ट्रांजिशन में ये लोअर से जब हायर में चली जाएंगी तो बाद में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इनकी प्रोसेस में ये जो एनर्जी रिलीज्ड है ना, ये हमारी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इसीलिए वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये बहुत सारे रीजन है कि इनको एज ए कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा? ओके, तो अब मैं ना आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूँ, राइट? डी ब्लॉक आपका सारा फिनिश्ड हो गया। तो अगर आपकी मीटिंग ओवर हो जाती है, मैं फिर से लिंक सेंड करूंगी, क्योंकि हार्डली 5 मिनट एक्स्ट्रा मेरे को चाहिए होंगे, 5 to 10, और आपका आज की यूनिट फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो मैं फिनिश कर रही हूँ। अच्छा एक चीज बताना मेरे को, मैंगनीज के ना मैं 2 कंपाउंड लिख रही हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेटल्स की ऑक्साइड, दीज आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर? मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक? क्या पढ़ रखा है अभी तक? यस डियर, बताओगी? मेटल ऑक्साइड्स बेटा क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं? आपने 10th में कितनी बार तो कर रखा है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, कर रखा है ना? ठीक है, तो सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होते हैं, अब ये बात ध्यान में रखना। और रीजन इसके पीछे क्या है कि देखो, जैसे ही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल है, फिर तो कोई बात नहीं है, फिर वो एक्ट करेगा एज अ बेसिक ऑक्साइड, क्लियर? लेकिन जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हायर चली जाती है, +7, ठीक है, तब उसका नेचर कौन सा हो जाता है? एसिडिक। क्योंकि आपने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट कर रखा ना, बेस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अब मैंगनीज एक तरफ +2 स्टेट में है, एक तरफ +7 स्टेट में है। किस स्टेट में वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है? इन विच स्टेट? +7, ठीक है। तो +7, इसका मतलब +7 का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा,
और जो +2 है उसमें एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको बच्चे क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइक आपने डिसाइड करना है कि मेटल का मतलब अरेंज कर दो इनको इनके वेरिएबल एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर में, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रह जाएँगे तो मेरे को बता देना, मैं आपके साथ वैसे ही कभी डिस्कस कर लूँगी। मेरे अकॉर्डिंग मैंने मोस्ट ऑफ द मतलब कवर कर दिया है। क्लियर? तो अब बच्चे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एफ ब्लॉक जो कि बहुत ही छोटा है और कंपैरिज़न में हम ईज़िली